हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं लेवल 2 एसएसटी से संबंधित ये आपके कलाम के द्वारा लिए हुए माइनर टेस्ट हैं, जिनमें से 3 नंबर का ये माइनर टेस्ट है। इससे पहले हमने 2 माइनर टेस्ट और 1 मेजर टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पर। अगर नहीं देखें तो विजिट करके देख सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, और ये तो माइनर टेस्ट नंबर 3 है। इसके बाद 4, 5 जो भी और भी दे रखे हैं, यानी हुए हैं जो एग्ज़ाम कह सकते हैं। ये तो आपका हुआ, जैसे डेट दे रखी है इसमें आप देख पा रहे हो 24 नवंबर 2024 को ही हुआ था। ठीक है, जो आपके जनवरी में कुछ पेपर भी हुए हैं और दिसंबर में भी हुआ, तो वो भी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें, बाकी आप वीडियो देखते रहें। ठीक है, देखो शुरुआत सीडीपी से हुई है। देखो एक्चुअल में क्या है कि मैं बार बार बता देता हूँ, इन्होंने अपने हिसाब से टेस्ट लिए। ऐसे नहीं है कि कंप्लीट 150 क्वेश्चन है तो ये 30 क्वेश्चन डिवाइड करके और सब्जेक्ट के साथ करके ऐसे पूछे हो। इन्होंने क्या अपने हिसाब से टेस्ट लिए, लेकिन सिलेबस अभी कवर किया गया है इन माइनर टेस्टों में और मेजर टेस्टों में। ठीक है, तो देखते चलिएगा। इसमें शुरुआत होगी आपकी सीडीपी से, फिर उसके बाद जैसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे करते जाएंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका पहला पूछा है, वो इस प्रकार पूछा है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। तो यह परिभाषा किसने दी थी? ये बिग एवं हंट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व की शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? अगर ओवरऑल सभी को देखते हो, मैं ये बता देता हूँ, जो सेडलर है ना, इसने 3 प्रकार बताए थे। एक तो एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। लेकिन इन्होंने एस्थेनिक की बात नहीं की है, तो इसका राइट आंसर को यही तो हो जाएगा, क्योंकि यही तो गुजरा रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है, तो वो ये 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? यानी जो प्रक्षेपी नहीं है तो वो बतानी है। देखिएगा, बालक अंतर्नोद परीक्षण, इसे इंग्लिश यहाँ पर दे रखी है, तो आप जानते होंगे इसे सीएटी कहते हैं, तो ये तो प्रक्षेपी में आती है। बाकी शब्द साक्षर, जिसे वर्ड एसोसिएशन बोलते हैं, इसे इंग्लिश में कहें तो WAT कहते हैं, तो ये भी आपकी प्रक्षेपी में ही आती है। वाक्य पूर्ति परीक्षण, जिसे SCT कहते हैं, तो ये भी आपकी प्रक्षेपी में ही आती है। ये आपकी है ना मिन्नेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची, जिसे बोलते हैं MMPI, तो ये आपकी इसमें नहीं आती, किसमें? प्रक्षेपी में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों आती हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था? यानी अवचेतन अनकॉन्शियस माइंड पर कौन अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे? तो एक मात्रा आता है सिगमंड फ्रायड। इन्होंने ही व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उन्हें निकालने के लिए प्रक्षेपी अप्रक्षेपी 2 प्रकार की विधियाँ बताई थी, तो जिन्हें हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, वो इन्हीं से पूछा है। ठीक है, तो ये सिगमंड फ्रायड थे। बाकी अल्बर्ट बांडुरा तो सोशल लर्निंग से संबंधित है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। थॉर्नडाइक हैं ये आपकी ट्रायल एवं एरर थ्योरी, जिसे ऐसा थ्योरी भी बोल देते हैं, तो ये व्यवहारवादी हैं और साथ ही साथ शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी कहलाते हैं। और मैक्सवादी नंबर तो गेस्टलवादी हैं, तो ये तो अलग ही बात करते हैं, तो ये तीनों संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि प्रासंगिक बोध परीक्षण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थेमेटिक एप्रीसिएशन टेस्ट, यानी TAT, तो ये इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था मॉर्गन एवं मोरे ने 1935। ये क्वेश्चन बन चुका है। कितने टोटल कार्ड हुआ करते थे? 30। ये भी क्वेश्चन बना है। हालांकि हम थ्योरी पढ़ते हैं 30 + 1 कार्ड, एक खाली कार्ड कहानी के लिए दिया जाता था। और क्या बना है? ये किसका मापन करता है? तो ये व्यक्तित्व का मापन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रयोग होते हैं, जिन पर प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें कितने कार्ड दिए जाते हैं? तो 19 + 1 दिया जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इदम के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। ये अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, ये बात सही है। यह सुखेपेच्छा पर आधारित है, प्लीजर पर आधारित है, अपने आप को खुश करने के लिए दूसरों को कुछ भी कर सकता है, वो चीज़ है। ठीक है, बाकी ये परंपराओं का निर्वाह करता है, ये भी अलग गलत हो जाएगा। बाकी ये लिबरो द्वारा संचालित होता है, तो 3 नंबर ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही थे। ये करेक्टर एंड पर्सनल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये आपकी पोलेंस्की ने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
व्यक्तियों का सिलिकॉन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑलपोर्ट के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अच्छे समायोजन की विशेषता होती है, हम कहेंगे इसमें से होगी सहनशीलता, यानी जिसे बोलते हैं टॉलरेंस। तो बाकी ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है? अगर ओवरऑल सभी को देखेंगे तो साक्षात नहीं होगी, एसोसिएशन इसमें नहीं आती, किसमें? रचनात्मक युक्ति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि बाल अपराध का एक कारण नहीं है, तो होगा उचित घरेलू वातावरण। ये रीड में पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है? तो इसमें से होता है कि बाधा निराकरण। ये कौन सी विधि हो जाएंगी? फिर ये सभी हो जाएंगी अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ये डायरेक्ट है तो फिर ये इनडायरेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। अगर ओवर सभी ऑप्शनों को देखें, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता का अभाव पाया जाता है। ये वाला गलत हो जाएगा, हमें नहीं पूछा था। ठीक है, बाकी सभी इससे संबंधित हो जाएंगे प्रतिभाशाली बच्चे से। बाकी निम्न में से कौन सा बालक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? अगर आप इन सभी को देखें तो ये सभी कारण होंगे पिछड़ेपन का, चाहे वो आनुवंशिकता हो, चाहे बौद्धिक क्षमताओं की कमी हो, या शारीरिक दोष हो। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तित्व भिन्नता के सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है फ्रांसीसी गाल्टन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा एक मॉडल पेपर में पूछा गया था कि हेरिडिटी जीनियस नामक बुक किसने लिखी थी? तो वो इन्हीं ने लिखी थी। बुक का नाम भी लिखे थे, तो शायद इसी प्रकार की बुक थी। हम एक मॉडल पेपर में कर चुके हैं, हेरिडिटी जीनियस या जीन्स के नाम से कुछ ऐसी बुक थी, तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नता को समझ सकता है। तो भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है। ये ऑलरेडी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होंगे। तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे वंशानुगत हो, सामाजिक एवं आर्थिक हो, या संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत हो, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्न में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? तो आप देखेंगे तो राजनीति नहीं होगा, बाकी सभी ये सामाजिक यानी मनोवैज्ञानिक कारक हो जाएंगे ये बाल अपराध के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधिगमकर्ता व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कुछ समायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो, हम ये कहेंगे तो ये सभी बातें आपकी कुछ समायोजित व्यक्ति की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चाहे तो उनको अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हो, या समाज विरोधी गतिविधि में सहभागिता रखते हो, या द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ हो। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 4 सही हो जाएगा। एक है गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के संरचना मॉडल की विषय वस्तु बीमा का नहीं है। यानी विषय वस्तु का मतलब इन्होंने 3 प्रकार बताए थे ना, घटक या कह सकते हैं, या तत्व कॉप। तो ये कंटेंट होता है, कंटेंट को ही हम विषय वस्तु बोलते हैं। ठीक है, तो विषय वस्तु बोलते हैं। तो इसमें आपने सुने होंगे या आपने पढ़ा होगा थ्योरी में कि बॉय पर डबल एस, ये चीज़ें हुआ करती थी। इसमें 4, जैसे वी का मतलब बिहेवियर, यानी हिंदी में कहे तो व्यवहार एक तरह से, और इसका मतलब फिगर होता है, और फिगर को हिंदी में क्या करें, आकृति कह सकते हैं ना। और ये 2 होते थे, इन्हें एक तो बोलते थे सेमेंटिक्स और दूसरे को बोलते थे सिम्बॉलिक। तो ये यानी हिंदी बोलूँ तो देखो, फिगर की आकृति हुई, सेमेंटिक का मतलब हो जाएगा, चलो इसे मैं देख लूँगा, इसे देख लेते हैं। सिम्बॉलिक का मतलब होता है संकेतार्थ, और जो सेमेंटिक्स है इसका मतलब होगा शाब्दिक। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या रखिएगा, इसने पूछा है कि इस विषय वस्तु विमा में नहीं है। तो इस देखिए, इसमें देखो एक तो व्यवहार आता है, एक आकृति आती है, और एक चीज़ ध्यान रखना, इस आकृति में 2 शब्द जोड़े थे, यानी जोड़े गए थे, एक तो ऑडियो, एक विजुअल। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिएगा संक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये तो अलग ही तत्व होता है। ये वाला ऑपरेशन है ना, इसे ही हम संक्रिया कहते हैं। तो ये वाला ये दे रखा है लाभतानी। सांकेतिक का मतलब संकेतार्थ, इसकी इंग्लिश देखेंगे तो ये सिंबॉलिक दे रखा है, तो ये इसी से संबंधित हो जाएगा। सिंबॉलिक हो गया। एक होता है सेमेंटिक्स, ये दे रखा है, तो सेमेंटिक्स मैंने शाब्दिक बता दिया था।
तो देखिए ये तो संबंधित हैं। हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, विषय वस्तु विमा का नहीं है, तो ये दोनों नहीं होंगे। समझ गए ना आप? यानी विषय वस्तु में 4 स्टेप होते हैं, बॉयफ्रेंड डबल एस, ये ऐसे याद कर रखे मैंने। तो बी से हो जाएगा बिहेवियर, व्यवहार बोलेंगे। एफ से फिगर यानी आकृति, जिसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, ऑडियो विजुअल। एस का मतलब, एक का एस का मतलब सेमेंटिक्स, शाब्दिक हो जाएगा। दूसरे एस का मतलब सिंबॉलिक, संकेतार्थ हो जाएगा। तो ये 2 दे रखे थे, 2 नहीं दे रखे, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसे 3D या 3 डायमेंशनल थ्योरी भी बोल देते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन पूछे गए, आपने ध्यान दिया हो कि शुरुआत में 1967 में आपके कितने खंड थे। डेट तो नहीं पूछता है लेकिन खंड पूछता है। शुरुआत में 120 थे, फिर 1977 में कितने हो गए थे, ये 1977 में हो गए थे 150, और जाके 1988 में फिर कितने हो गए थे, 1988 में ये हो गए थे 180। ठीक है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन इसे लेकर बन जाता है, इसे भी लेकर बन जाता है। इसे डिपेंड करता है कि ज़्यादातर तो 120 ही बने, 4 गुणा 5 गुणा 6 और 54 30 30 चौका 120, इस प्रकार पूछे गए। ये फर्स्ट स्टेप होता है शुरुआत का, और इनमें कुछ शब्द जोड़े गए हैं ना, उन्हें लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ऑडियो और विजुअल भी जोड़े गए हैं। एक और है जो ऑपरेशनल होगा ना, इस ऑपरेशन में एक शब्द आएगा मेमोरी, तो उस मेमोरी में 2 शब्द जोड़े गए हैं, मैं नाम बता देता हूँ। एक का नाम तो आता है रिटेन, अरे गलत लिख दी इस पर, रिटेन की 1 सेकंड हो गई है। ये भी नहीं होगी, रिटेन, ये तो रिसेन कर दिया मैंने, तो इसे ही लिखिएगा, ये सही लिखा था रिटेन। एक होता है रिकॉर्ड, तो ये 2 शब्द जोड़े गए थे यहाँ पे, मेमोरी यानी संक्रिया के अंतर्गत मेमोरी आती है, इसमें 2 शब्द, एक तो रिटेन और दूसरा रिकॉर्ड। एक ये है विषय वस्तु, विषय वस्तु में जो फिगर आता है यानी आकृति, इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, ऑडियो और विजुअल। तो इन्हें लेकर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब आपने इतना ही देख लिया, तो एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो देखिएगा मेरे जो विषय वस्तु यानी कंटेंट है, इसकी तो जानकारी दे दी है कि इसमें 4 स्टेप होते हैं। अब इसे ऑपरेशन को देख लीजिए, जिसे संक्रिया कहते हैं। इसमें कितने स्टेप थे, तो देखिएगा इसकी ट्रिक होती है सीसी डैम, सीसी डैम। अब देखिएगा, मैं इंग्लिश में याद रखे हैं। इस सी का मतलब होता है संज्ञान यानी कॉग्निटिव बोल सकते हैं, और दूसरी सी का मतलब होता है अभिसारी चिंतन, जिसे कॉन्वर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, और इस डी का मतलब होता है डाइवर्जेंट, यानी डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट, इसका मतलब होता है अपसारी। और ई का मतलब होता है इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। और लास्ट में आती है आपकी मेमोरी, इसे स्मृति कह सकते हैं। इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, मैं लिखा दिया ऊपर, एक तो रिटेन और दूसरा होता है रिकॉर्ड। ठीक है, और एक और बचेगा है लास्ट में प्रोडक्ट, यानी जिसे बोलते हैं हम उत्पाद। तो इसके भी स्टेप देख लीजिएगा। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, और इसमें स्टेप कितने थे वो मैं नाम बता देता हूँ। ये आपने वैसे थ्योरी में सभी पढ़े होंगे। देखिए इसकी ट्रिक है RSCIT और यू। देखिएगा मैं एक एक नाम से बता देता हूँ। आर का मतलब होता है रिलेशन, एक सेकंड रुकिएगा, रिलेशन। दूसरे या यह कह सकते हैं एस का मतलब हो जाएगा सिस्टम, और इस सी का मतलब हो जाएगा क्लास, और आई का मतलब हो जाएगा इम्प्लीकेशन, और इस टी का मतलब हो जाएगा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, और एक यू का मतलब बताए, इसका मतलब होता है यूनिट या इकाई। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा ओवरऑल। ये तो प्रोडक्ट के इसके अंदर शब्द आते हैं ये वाले, 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएंगे। ठीक है, और जो सीसी डैम था इसमें 5 आ रहे थे, 1 2 3 4 5, और जो आपका विषय वस्तु था इसमें 4 आ रहे थे, 1 2 और 3 और ये 4। तो इन्हें ही लेकर ये बने है ना, 4 गुणा 5 गुणा 6, तो इसका मतलब सी, इसका मतलब ओ, इसका मतलब पी, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 खंड आते हैं। इनमें जो जो तत्व जुड़े ना, उन आधार पर संख्या बढ़ती जाती है, जैसे 150 हो गए,
और 180 हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा कि बुद्धि के संबंध में सत्य कथन बताइएगा। ये भी गजब का क्वेश्चन है। देखिए मैं इस फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। IQ बराबर होता क्या है, ये होता है MA/CA मल्टीप्लाई 100। अब देखिएगा बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टी शारीरिक आयु गुणा 100। अब ध्यान रखना ये IQ है ना, ये MA यानी मानसिक आयु की तो समानुपाती है, यानी कह सकते हैं समानुपाती का मतलब होता है ये सामने की तरफ होता है, वो समानुपाती होता है हमेशा। जैसे IQ बराबर MA और ये 100 का गुणा हो रहा है ना, वो ऊपर ही होता है, ये ध्यान रखना, ये इसके बराबर है। और एक और स्टेप बनता है कि IQ है इस CA के क्या है, इसके CA के मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है ये। तो ये दोनों शब्द समझ गए। अब आइए क्वेश्चन पे कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। देखिएगा बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमानुपाती होती है। हालांकि इन्होंने ये शब्द यूज किया ना बौद्धिक, यहाँ पे इन्हें मानसिक करना था, यानी मानसिक, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे इंग्लिश दे रखी है ना, वो मेंटल एज दे रखी है। मेंटल का मतलब होता है मानसिक आयु, तो इस वजह से यहाँ पे मानसिक आयु आएगी। तो मानसिक आयु है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है IQ की, ये कह रहा है। जबकि मैंने बताया कि IQ की क्या होती है, समानुपाती। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समानुपाती। ठीक है, तो समानुपाती होती है। जब ये तो फिर गलत हो गया, क्योंकि ये तो कह रहा है व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती तो शारीरिक आयु होती है, जिसे CA कहते हैं, तो ये गलत। दूसरा देखिए कालानुक्रम आयु से प्रत्यक्ष संबंधित होती है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है एक तरह से प्रोपोर्शनल बोलते हैं या प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यानी एक तरह से ये जो कर रहा है समानुपाती। तो देखिएगा जो कालानुक्रम आयु होती है ना, जिसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, तो ये तो इसके व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि ये कह रहा है समानुपाती, यानी प्रत्यक्ष का मतलब समानुपाती। तो ये भी गलत। तीसरा देखिए कालानुक्रम आयु है, यानी जो CA है वो आपकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, संबंधित होती है जैसे IQ से। ये बात सही है, क्योंकि इसके ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इसका मतलब ये होता है, यानी नीचे की साइड आता है कोई भी डाटा वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा इसके। ठीक है, और जो ऊपर आता है वो समानुपाती होता है, ये चीज़ जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर यही सही हो जाएगा। बाकी बौद्धिक तथा कालानुक्रम आयु दोनों में प्रत्यक्ष संबंधित होता है, यानी ये कह रहा है जो ये बौद्धिक गलत दे रखा है, यहाँ पर मानसिक होगी। मानसिक और जो कालानुक्रम यानी CA यानी MA और CA है वो IQ के समानुपाती होती है। ये कह रहा है कि MA/CA ये बराबर होती हैं, ये कह रहा है, जबकि ये नहीं होती हैं। बस MA समानुपाती होगी, CA व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये गजब का ही क्वेश्चन था। ओवरऑल इस क्वेश्चन में आपको बस यही देखना था कि जो आपका टर्बन का जो सूत्र है ना IQ निकालने का, तो उसमें आपको IQ बराबर क्या होता है, बस यही सेंस समझना था। ठीक है, देखो मैथ और साइंस वाले बैकग्राउंड वाले तो आसानी से समझ जाएंगे इसे। दिक्कत आती है जो SST वाले हैं उनके लिए। तो मैंने समझाने की कोशिश की है, ये इस प्रकार क्वेश्चन बना है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का घटक नहीं है। देखिएगा जो घटकीय बुद्धि होती है ना, ये आपने रॉबर्ट का नाम तो सुना होगा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इन्होंने ट्राई आर्किक थ्योरी दी थी। तो ट्राई आर्किक, तो आर्किक में आपने ध्यान दिया हो, इसे त्रितंत्री सिद्धांत शायद बोलते हैं। तो इसमें 3 घटकों की बात की है। एक तो घटकी कंपोनेंशियल, ठीक है, और कौन सी की है, कंपोनेंशियल हो गई, एक होती है कॉन्टेक्चुअल और एक होती है प्रैक्टिकल। ये 3 बुद्धियों की बात की है। अगर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत में ही आता है ये, वो अच्छे मनोवैज्ञानिक रहे हैं। बाकी हमें ये पूछा था कि हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत का घटक नहीं है। तो देखिए देशिक बुद्धि तो होती है, देशिक का मतलब स्पाइशियल, शारीरिक गति की यानी बॉडी काइनेस्थेटिक होती है, भाषिक बुद्धि या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। ये तो तीनों संबंधित थी, जो नहीं होगी 4 नंबर ऑप्शन। बुद्धि से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा असंगत है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। ये कह रहा प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत लुई स्टर्न ने दिया था। ये बात सही है, क्योंकि इन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी। इन्होंने है ना ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी ना, उसमें PMA यानी प्राइमरी मेंटली एबिलिटी की बात की, जिसमें से 13 थी, लेकिन बात की है 7 की मुख्यतः। तो ये उन्हीं से संबंधित है। बुद्धि का सैम्पलिंग मॉडल है, ये थॉमसन से संबंधित है। ये भी बात सही थी, ये सही थी। बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल वो केटल एवं हॉर्न ने दिया है, ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, बाकी है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत वो स्पीयरमैन ने दिया, तो गलत हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, केटल तो आपके ठोस और उसे तरल बुद्धि से संबंधित है, ना कि बुद्धि के त्रिस्तरीय। अगर बात करें कि ये 3 स्टेट मॉडल किसने दिया था, तो ये इसमें नाम आता है कैरोल का, आपने पढ़ा हुआ थ्योरी में। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत हो जाएगा।
बुद्धि के संप्रति को मानसिक सक्रियों के रूप में दर्शाने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक वही अल्बर्ट बिने, जो बिने साइमन परीक्षण देखा होगा आपने, तो शुरुआत इन्होंने की थी बुद्धि लब्धि की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के अनुसार है एक पेंटर, कहानीकार, गणितज्ञ निम्न में से कौन सी बुद्धि, तो अमूर्त हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी की संज्ञा दी है। नीचे दिए गई श्रेणी को 4 अनुक्रम दिए गए, इन्हें सही अनुक्रम पहचानिएगा, यानी आपको ये सिस्टमेटिक तरीका बताना है। तो इसमें से होगा जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, यानी श्रेष्ठ, उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली, यही क्रम है, बाकी सभी में गलत दे रखी। बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, ये वेसलर का है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। अच्छा, तो इसमें से हो जाएगा आपका स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा कारक द्विकारक के संदर्भ में जी कारकों की विशेषता नहीं है, तो ये 2 फैक्टर थ्योरी दी थी ना स्पीयरमैन ने, तो उन्होंने एक जी कारक बताया था, एक एस कारक। जी होता है ये जन्मजात होता है, यानी इनबॉर्न बोल सकते हैं इंग्लिश में। अर्जित एक्वायर होता है, यानी एस का मतलब अर्जित। तो देखते चलिएगा, ये सार्वभौमिक जन्मदाता क्षमता होती है, कौन सी, जी, तो ये बात सही है। ये सी के जाते हैं, इसलिए ये वातावरण और पर्यावरण से इन्हें अधिकृत किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि जी तो जन्मजात होते हैं, ना कि ये अर्जित किए जाते हैं। अर्जित तो एस वाले किए जाते हैं। ये सामान्य बुद्धि क्षमता होती है, यानी जी है मतलब जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो ये बात सही है। बाकी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत था, बाकी सभी सही थे। हार्वर्ड गार्डन ने प्रस्तावित किया था, तो देखिएगा इसका एक ही क्वेश्चन बनता है जो शानदार बनता है कि बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल होती हैं। ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, और इनकी जगह पर और भी शब्द यूज कर सकता है, जैसे फ्रेम, विभिन्न फ्रेम का है, या विभिन्न डायमेंशनल का मतलब होता है आयाम का है, या प्रकार का है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा। अगर सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात की जाए तो वो ऑप्शन नंबर इसमें से 1 सही हो जाएगा, क्योंकि आर्मी बीटा परीक्षण होता है ना, ये आपका सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। एक होता है आर्मी अल्फा, वो होता है सामूहिक शाब्दिक, यानी शाब्दिक मतलब पढ़े लिखे वर्बल बोलते हैं। एक होता है नॉन वर्बल, ये होता है अनपढ़े यानी अनएजुकेटेड व्यक्तियों के लिए। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है, तो मैंने बताया था ये गिलफोर्ड द्वारा दिया गया 3 डायमेंशनल थ्योरी है, जो 1967 में 120 घंटे हुआ करते थे, वो हुए थे 4 गुणा 5 गुणा 6। फिर 1977 में हो गए थे 150, और लास्ट में 1900 शायद 88 थी ना कि 89 थी, और शायद 88 थी, उसमें हो गए थे 180 घंटे। तो इसमें से क्या दे रखा है कि 180, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 डाटाओं से क्वेश्चन बन जाता है, या तो 120 पूछता है, या 150 या 180। तो ये हाईएस्ट थे 180, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों के निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है। देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखें इंग्लिश में, तो एक तो फ्लुएंसी था, एक फ्लेक्सिबिलिटी था, एक ओरिजिनलिटी था, एक एलाबोरेशन। इसे कहते हैं निरंतरता, लोचनीयता, मौलिक और विस्तार। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए बाद में इसकी सूझ की बात नहीं की है, न सर्वेक्षण की, न विस्तार की बात की है, न सूझ की, न समानता की, न पूर्व चेतन की, न समानता, न सूझ की। तो इस प्रकार भी आसानी से जान सकते हैं। ये कह रहा कैटल एवं हॉर्न ने बुद्धि मॉडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर सत्य कथन पहचानिएगा। देखिएगा, अगर कैटल और हॉर्न की बात की जाती है तो इस मॉडल में बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे, एक तो तरल बुद्धि, एक ठोस बुद्धि। तो ये बात तो सही है। इस मॉडल के अनुसार तरल बुद्धि वंशानुगत कारकों द्वारा निर्धारित होती है, ये भी बात सही है। इस मॉडल के अनुसार ठोस बुद्धि है स्पीयरमैन के जी कारक से समान पाती है, यह समान है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत है। शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि इसमें से देखिए उन्हें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता होती है, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा करते हैं, तो ये सभी करेंगे, सही है ना। कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों को समुचित ध्यान दें, उसका आचरण और व्यवहार श्रेष्ठता सत्यता की तस्वीर हो,
छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी? अगर आप ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे शिक्षक एवं गतिविधियों बच्चों को शामिल करें। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बुद्धि की त्रिचापी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति समस्या समाधान हेतु प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है वो किस में आती है? तो ये आपकी घटकी में आती है। घटकी मतलब कंपोनेंशियल। जब हम रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का नाम ले रहे थे तो ये स्टर्नबर्ग यही हैं, इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए थे, अनुभाविक और सांदर्भिक और आपकी घटकी, ये 3 प्रकार बताए थे। तो ये संगीत है ना, ये सांगीत की बुद्धि ये वाली नहीं है, ये तो उससे संबंधित है, कैसे, हार्वर्ड गार्डनर से, ठीक है। तो इस प्रकार हमें केवल ये बताना था समस्याओं के समाधान और सूचनाओं के विश्लेषण के लिए किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो वो घटकी बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यदि दीपक की कालानुक्रम उम्र और मानसिक उम्र दोनों समान है तो उसकी बुद्धि लब्धि का फर्क होगा। देखिए ये आसान क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, जैसे कि मान लीजिए देखो, हालांकि इसमें जो सी दे रखी है और एम दे रखी है वो बराबर दे रखी है, तो आप अपनी तरफ से मान लीजिएगा एग्जाम्पल के रूप में कि शारीरिक आयु दे रखी 10 वर्ष, मानसिक आयु दे रखी 10 वर्ष, क्योंकि इन्होंने कहा कि समान है दोनों की। अब इसे IQ में रखिएगा फॉर्मूले में MA/CA और मल्टीप्लाई 100। तो एक काम कीजिएगा, IQ बराबर पर क्या हो जाएगा, MA की जगह पर रखेंगे 10 क्योंकि इसमें 10 मानी है, और CA देखेंगे 10 क्योंकि हमने यही 10 मानी है, बट्टे हो जाएगी 10/10 इंटू 100। 0 से 0 यानी 10 से 10 कट जाएगी तो बचेगी कितनी, IQ बराबर 100। हम एक चीज़ और जानते हैं, क्या जानते हैं, टर्मन की सारणी अगर देखी होगी जो इनकी बुद्धि लब्धि को यानी रेंज को लेकर उन्होंने बताया था कि जो 90 से लेकर 110 या 91 से लेकर 111 तक, अगर ये बुद्धि लब्धि इस रेंज में आती है तो निश्चित तौर से वो बच्चे होते हैं औसत या एवरेज वाले बालक या इन्हें सामान्य बालक कह देते हैं। तो देख लीजिएगा राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि लब्धि निकल के आई थी 100, इसका मतलब 90 और 110 के मध्य में आई है, तो निश्चित तौर से हम औसत वाले बालक कहेंगे इन्हें। नेक्स्ट देखिए, ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के मनो शारीरिक तंत्र का फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो हम कहेंगे कथ्यात्मक संगठन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑलपोर्ट को लेकर जो रीड प्री तो हो ही जाएगी, इसके बाद मेंस होगी, तो उसमें एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे इस परिभाषा को लेकर, यानी ऑलपोर्ट के शील गुणों को लेकर, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, व्यक्तित्व में टाइप ए और टाइप बी है, इनका वर्गीकरण किसने किया है, तो इसका किया है फ्रीडमैन और रोजनमैन ने। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये कह रहा है व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल में शामिल है, तो देखिए अनुभव के खुलेपन है, तंत्र का ताप है, सहमतिशीलता है, लेकिन अंतर्मुखता नहीं है, तो इसका मतलब 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं होगी, तो वो हो जाएगी रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं या रोर्सा परीक्षण कह देते हैं, इंक ब्लॉक टेस्ट, ठीक है। ये 1921 में दिया गया था, किसके द्वारा, हरमन रोर्सा के द्वारा। इसमें ये पूछा जाए टोटल कार्ड 10 हुआ कर देते, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन जाता है। ये प्रक्षेपी में आती है, कौन सी, IVT, किसमें, प्रक्षेपी बोल सकते हैं या ये सही है, प्रक्षेपी यानी डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं, तो इस वजह से। हालांकि देखा जाए इसमें तो थोड़ा कन्फ्यूजन का मामला रहेगा कि इसमें देखो परीक्षण, स्थिति परक परीक्षण, साक्षात्कार, तो ये क्या सिस्टम है देखिएगा। एक तो प्रक्षेपी विधि होती है, जैसे डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, जैसे IVT, CAT, TAT, SCT, WAT, ड्रॉइमेंट टेस्ट, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि, इन्हें इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो इसमें 2 आती हैं, एक तो आती है आपकी विषय वस्तुता, इसे ही विषय वस्तुता को कहते हैं, या आत्मनिष्ठ विधि, ठीक है। दूसरी होती है वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ में आती हैं कौन कौन सी, एक तो स्थिति परक आ जाएगी, एक परीक्षण आ जाएगी, इसी में समाजमिति आती है, और जो सब्जेक्टिविटी या विषय वस्तुता या आत्मनिरीक्षण होती है, इसमें आती है आपकी प्रश्नावली और साक्षात्कार, केस स्टडी, और एक होती है आत्मनिरीक्षण विधि, तो ये आती है, समझे होंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बना था, क्वेश्चन अच्छा था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कुछ समय में कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है, तो वो आपका द्वंद्व होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सुमित हमेशा लोगों की शारीरिक बनावट के बारे में सोचता है, वो अक्सर जानने के लिए उत्सुकता दिखाता है कि कुछ लोगों का रंग सांवला या गोरा क्यों होता है, कुछ लोग लंबे या छोटे क्यों होते हैं, कुछ लोग पतले और कुछ मोटे क्यों होते हैं। तो उसकी जिज्ञासा व्यक्तिगत भिन्नता के किस पहलू से संबंधित है।
देखिए भाषा की बात की नहीं है इसमें, ना संज्ञान की, तो सारे भिन्नता की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के बीच में पहचाने जाने वाली सामान्य यानी पहचाने वाले सबसे सामान्य व्यक्तिगत भिन्नता कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी वृद्धि और विकास की भिन्नताएं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, टर्मन कहते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है वो प्रतिभाशाली होते हैं। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के संदर्भ में असत्य को बताइएगा। देखिएगा, ये कक्षा में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी, यानी एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी, तो वो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति हो जाएगी, यानी विल पावर। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभव से सीखने, विभिन्न तरह की तर्कना में सम्मिलित होने तथा चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता है। ये परिभाषा किससे संबंधित है, कहीं ना कहीं ये परिभाषा आपके कह सकते हैं रॉबिन्सन से ही संबंधित हो जाएगी। और माफी चाहूँगा, ये होगी आपकी नेसेर और एवं सहयोगी से। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए किसने त्रिचक्र मॉडल प्रस्तुत किया था, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, जिसे बोलते हैं ट्राई मॉडल। तो ये किया था जोसेफ रेनेजुली ने, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना, देखो ट्राई के नाम से बहुत सारे सिद्धांत हो गए हैं। देखिएगा, एक होती है 3 फैक्टर थ्योरी, तो ये तो किससे संबंधित है, तो ये तो स्पीयरमैन से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। और एक होता है ट्राइआर्किक, ये किससे संबंधित है, तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी स्टर्नबर्ग से। और एक होती है 3 फैक्टर, एक होगी ट्राइआर्किक, एक होती है 3 THREE स्ट्रेटम। तो फिर ये किससे संबंधित है, तो ये आपकी हो जाएगी कैरोल से संबंधित है। और कोई है एक ये आ गई, ये कौन सी, ट्राई साइकिल मॉडल, तो ये ट्राई साइकिल मॉडल, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका और जोसेफ रेनेजुली से। तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन हो जाता है इनमें सभी में। नेक्स्ट देखिएगा कि व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमता योग्यता का प्रशिक्षण कहलाता है, उसे बोलते हैं स्वसंप्रत्यय, सही है ना, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा पद है क्लिफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, शंकर यही बात की विषय वस्तु की उत्पाद की, लेकिन लाभ की बात नहीं की, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। सृजनात्मकता यानी सृजनात्मकता की विशेषता होगी, मौलिकता होती है, प्रभावशीलता होती है, लोचनशीलता, उपयुक्त, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सृजनात्मक बालक निम्न में से कौन से गुण की उपस्थिति संभावना कम रहती है, तो वो अभिसारी की रहती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक राय कि बुद्धि लब्धि के संबंध में कौन से कथन सत्य पहचानिएगा, 50 से लेकर 69 बुद्धि लब्धांक प्राप्तांक वाले मूर्ख समझा जा सकता है, ये बात सही है। सामान्य बुद्धि वाले बालक 130 से ऊपर होते हैं, ये वाला गलत है, वो होते हैं 90 से लेकर 110 के मध्य में, तो ये वाला गलत है। तो हमें क्या बताना था, सत्य कथन बताना था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है वेसला द्वारा 1949 में 6 से 16 वर्ष बच्चों को बुद्धि मापने के लिए कौन सी मापनी तैयार की गई थी, उसे बोलते हैं WISC, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हिप्पोक्रेटस द्वारा व्यक्त वर्गीकरण के अनुसार उत्साही, आशावादी प्रवृत्ति वाले बालक होते हैं, इन्हें फ्लैगमेटिक बोलते हैं। देखो ये चारों ही प्रकार दे रखे हैं इसमें, फ्लैगमेटिक, सैंग्विन, कॉलरिक, मेलानोरिक, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण किसका मापन करता है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि का ही करता है, इन्हीं ने शुरुआत की थी बुद्धि मापने की। नेक्स्ट देखिएगा, एक अध्यापक ने विद्यार्थी के TAT परीक्षण किया था कि उनमें पहचान की जा सके, ये व्यक्तित्व की पहचान की जा सके, ये RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा कि समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन विचार कीजिएगा, ये संतुलन प्रदान करता है, ये समस्या समाधान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये वाला गलत है। बाकी समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा रहता है। हमें क्या बताना था, निम्न कथनों पर विचार किए, सही कोड बताइएगा, तो 1 2 4, ये तो सही है, 1 2 4, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बुद्धि के त्रितंत्र, जैसे ट्राइआर्की कह रहे हैं, सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक के रूप में अंतर्गत आती है, तो बुद्धि के किस सिद्धांत का विकास किसने किया था, यानी इस सिद्धांत किसकी बात हो रही है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टांत समायोजन की विस्थापन रक्षात्मक युक्ति को प्रदर्शित करता है, तो इसमें से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें जो विस्थापन है ना, डिस्प्लेसमेंट, उसका एग्जाम्पल 2 नंबर दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि की व्यक्ति की नहीं है। देखिएगा, अगर आप देखें हमें पूछा है ये है कि सही नहीं है, ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में हम ये कहेंगे ये बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे संवेगात्मक बुद्धि को लेकर। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड है। और ये कह रहा है कि एक बालक इंजीनियर नहीं करना चाहता है और माँ बाप के विरुद्ध जाकर उन्हें दुखी भी नहीं करना चाहता है। निम्न में से कौन से सापेक्ष में इस तरह समझा जाता है। ये कहीं ना कहीं एवोइडेंस हो जाएगी, यू हो जाएगी, जिसे बोलेंगे सी नंबर वर्जन विरोधाभास, यानी दोनों स्थितियाँ उसके लिए नेगेटिव है, इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है ब्रूनर द्वारा प्रस्तावित सृजनात्मक के पक्षों में शामिल नहीं है। देखिए, उन्होंने नवीनता की बात की है, आचार्य की मौलिकता है, लेकिन प्रवासन की बात नहीं की है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि एक विचार तथा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी कहलाती है, उसे क्या कहेंगे। उसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता। तो नेक्स्ट देखिएगा कि 70 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी वह विभिन्नता हो सकती है, ये बात सही है। कुछ समय से क्या तात्पर्य है, तो सही है, ये सभी कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय पुनर्वास परिषद के संदर्भ में सत्य कथन पहचानी गई। इसकी स्थापना है सोसाइटी के 1986 में हुई थी, और जो विकलांग वाले बालक होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनके पुनर्वास विशेष क्षेत्रों के कार्य जो भी हैं उनके रजिस्टर किया जाता है। ये दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ बढ़ने से नहीं रुक सकती, यानी वो उसमें डेवलपमेंट या इंक्रीज होता रहता है, ऐसे कह सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भावात्मक बुद्धि होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि रोर्सा का प्रक्षेपी परीक्षण में काले सफ़ेद कार्ड कितने नहीं थे। हालांकि ये हरमन रोर्सा का स्याही डिब्बा परीक्षण है जो 1921 में दिया गया था, इसमें 10 कार्ड हुआ करते थे। इन 10 कार्डों को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, 5 ये तो होते थे काले सफ़ेद, ये वाले 5, बाकी जो 2 + 3 हुआ करते थे लास्ट के, ये 3 तो विभिन्न रंग के, 2 होते थे ये लाल कलर के। तो इस प्रकार है, हम कहेंगे 5 राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है, असफल रहता है और सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, तो ये कहीं ना कहीं आपके कहाँ युक्तिकरण का उदाहरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक इसके लेखक कौन है, तो सिल्बर्ट हो जाएंगे। व्यक्तित्व को उसके सामाजिक आधार पर अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्गों में विभाजित किया था, जिनका मनोवैज्ञानिक आधार रहा था, तो वो रहा था जुंग का। यानी मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने अंतर्मुखी बहिर्मुखी 2 भागों में बांटा था। फिर उसकी आलोचना हुई थी, तो फिर एक और प्रकार इनके मध्य में जोड़ दिया, उभयमुखी, वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये वाला रीट 2021 लेवल फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये गजब का ही क्वेश्चन था, वस्तुनिष्ठ व्याख्या हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रक्षेपी की विशेषता नहीं होती है। और वस्तुनिष्ठ व्याख्या होती है, ये किसकी विशेषता होती है, अप्रक्षेपी की, अप्रक्षेपी या अप्रत्यक्ष विधि की कह सकते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट वाली। बाकी अस्पष्ट उद्दीपक प्रक्षेपी से संबंधित, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण ये व्यक्ति से संबंधित, इन प्रक्षेपी से अनुक्रिया की स्वतंत्रता इसी से संबंधित। इंग्लिश देख लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो ज़्यादातर। व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रारूप भाग कौन से, देखिएगा अगर आप ध्यान से देखें इन सभी ऑप्शनों को, देखिएगा कि हिप्पोक्रेटिस का वर्गीकरण शुरुआत माना जाता है, जुंग का भी सही माना जाता है, सेंडल ने भी सही, क्रैचमत, तो ये चारों ही प्रकार हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रारूप उपागम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अस्सी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि व्यक्तित्व मापने की किस विधि में किसी भी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, यानी प्रशिक्षित द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, उसके हाव भाव और शारीरिक भाषा को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में मूल्यांकन करता है, ये कौन से अंतर्गत आएगा, तो ये कहीं ना कहीं प्रक्षेपण में आएगा। प्रक्षेप कह रहा है यहाँ पर, प्रचीर्ण यानी ऑब्जर्वेशन है, गजब की है,
ऑब्जर्वेशन बात नहीं तो अवलोकन करना होता है, तो ये प्रक्षेपण कह रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसका वैसे मतलब अवलोकन ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक ही सही हो जाएगा। बाकी स्थिति परक परीक्षण, स्वप्रतिवेदन मापन OMPPI ये अलग चीज़ है, इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कैटल द्वारा व्यक्तित्व के गुणों व विशेषकों के कितने प्रकार थे? अच्छा, कैटल के द्वारा एक तो सतही थे और एक सतही था, एक और था, दो प्रकार थे इनके। यानी हालांकि जो आपके कैटल थे उन्होंने तरल और ठोस बताई दी बुद्धि के दो प्रकार, लेकिन उन्होंने शील गुणों पे भी काम किया है, क्योंकि ये उस हिस्से से रहे थे ऑलपोर्ट के। तो इन्होंने 16 PF दी थी, तो 16 PF दी थी, तो उनको इन्होंने क्या कि एक तो सामान्य गुण, एक शायद सामान्य गुण को सतही कहते हैं या ऐसे कह सकते हैं, सतही और एक सामान्य थे, दो प्रकार थे, मैं कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन दो प्रकार थे, या पता मौलिक थे और एक सतही थी, ऐसे बोल सकते हैं, दो प्रकार थे, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन ये पता है कि दो प्रकार थे। और इन्होंने बुद्धि के जब सिद्धांत दिया ना, तरल रूपी और ठोस रूपी, उसमें भी दो भागों में डिवाइड कर रखा था इन्होंने। तो ध्यान रखना, इन्होंने 16 PF दी है और बुद्धि को दो भागों में बांटा था, तरल रूपी और ठोस रूपी, और एक इन्होंने जो व्यक्तित्व के गुणों और विशेषकों के कितने प्रकार बताए थे? दो प्रकार बताए थे। मैं दोनों प्रकार के नाम में से एक ही जानता हूँ, सतही, दूसरे को नहीं जानता, ठीक है। तो वो कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि मौलिक था या सामान्य था, लेकिन राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से काल युग के वर्गीकरण में बहुमुखी व्यक्ति हो, यानी जो एक्जोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी विशेषता नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे सामवेगिक द्वंद्वों से पलायन, रूढ़िवादी तथा आत्मकेंद्रिता, ये वाले है ना, ये कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट से संबंधित है, यानी जो अंतर्मुखी है ना, उनकी विशेषता है, ना कि ये बहिर्मुखी की। यही पूछा था कि बहिर्मुखी व्यक्ति की कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो 1 नंबर हो जाएगी। बाकी ये सभी बहिर्मुखी की विशेषता होती है। वह विधि जिसमें पागल व्यक्ति एक छोटे बच्चे के व्यवहार अध्ययन नहीं किया जाता, यानी व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता, इसमें स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो वो कौन सी विधि होगी? तो इसे बोलते हैं, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है अंतर्दर्शन विधि, इसे इंट्रोसेप्शन बोलते हैं। ये शुरुआत यानी क्या है ना कि आत्मनिरीक्षण की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो यही विधि होती है जो विलियम वुड और टिचनर से संबंधित है, और ये एस्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तित्व के पंचकार सिद्धांत का पक्ष नहीं है इनमें से, हालांकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनस्तापी, जैसे बोल रहे हैं साइकोपैथोलॉजी, तो ये नहीं होगा, बाकी सभी संबंधित होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक बालक इडिपस तो नहीं होगा, ये ओडिपस होगा या इलेक्ट्रा, दो ही नाम आते हैं, ये आपके सिग्मंड फ्रायड पढ़े होंगे ना, तो उसी में आते हैं आपकी, या तो हम इलेक्ट्रा क्लेंस पे बोलते हैं या ओडिपस, लेकिन ये क्या है कि अब इंग्लिश देखेंगे तो ये लिख रहा है लेगो ओडिपस और बोल रहा है इसे एडिपस, ऐसा होता है इंग्लिश में, बहुत सारे शब्द हैं आगे के वर्ण होते हुए प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, डायरेक्टली उससे साइलेंट कर देते हैं, जैसे एडिपस बोल रहा है यहाँ पे, हालांकि हम तो इसे ओडिपस ही बोलते हैं। ये कह रहा है एक बालक एडिपस मनोग्रंथि का समाधान करने में निष्फल हो जाए और समान लिंग के माता पिता के प्रति आक्रामकता का अनुभव करें, तो बालक की उक्त दशा के पीछे कारण क्या होता है? क्वेश्चन गजब का ही पूछा है, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं स्त्रीगण, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा, ये सिग्मंड फ्रायड था ना, उसकी 5 अवस्थाएं थी, जिनमें से 3 नंबर की आती है फैलिक स्टेज, जैसे लैंगिक अवस्था कहते हैं, उसे 4 से 6 वर्ष होती है लगभग, या 4 से 5 वर्ष मानते हैं, तो उनमें ये विशेषता पाई जाती है कि जो बॉय होगा उसमें ऑडिपस ग्लैंड्स पाई जाएगी, जो लड़की होगी उसमें इलेक्ट्रा ग्लैंड पाई जाएगी। ऑडिपस पाई जाती है बॉय में, तो उसका अट्रैक्शन मदर की तरफ होता है, जो इलेक्ट्रा गर्ल्स में पाई जाती है उसका अट्रैक्शन होता है अपने फादर की, यही होती है विशेषता। लेकिन अगर यही कह रहा था कि यही ग्रंथि है, इसमें क्या हो जाए, समाधान करने में निष्फल हो जाए, तो फिर ये जो माता पिता के प्रति आक्रामकता का अनुभव करते हैं, तो इस दशा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्त्रीकरण। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा कथन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की सही व्याख्या करता है? देखिएगा, जो कहीं ना कहीं ये किससे संबंधित है, थैमेटिक एप्रीसिएशन टेस्ट TAT, ये मॉर्गन एवं मुर्रे से संबंधित है। देखिएगा, इसमें कुल कार्ड 31 का प्रयोग किया जाता है और 30 कार्डों पर चित्त एक कार्ड खाली होता था, तो ये इसका मतलब ये कह रहा है 30 + 1, समझ रहे हो ना,
मैंने बताया था क्वेश्चन 30 को लेकर ज़्यादातर पूछा है। हालांकि मैंने बताया था 30+1 का मतलब है एक खाली कार्ड हुआ करता था, बाकी ये सभी कैसे चित्र वाले कार्ड हुआ करते थे। ये कह रहा है कि यह परीक्षण 4 चरणों में होता है, ठीक है। और टीएटी का भारतीय संस्करण है वो आपके बी की पासी के द्वारा तैयार किया गया प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की प्रायोगिक विधि है। देखिए हमें क्या पूछा है, सही बताइएगा। हमने इतना ही पढ़ा है कि ये मोर्गन ने 1935 में दिया था। इसमें 30+1 कार्ड डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दे रखा है। हालांकि 30 कार्ड पे क्वेश्चन बनाया, अभी तक 31 पे नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने थ्योरी करके बनाया है। तो इसमें देखिए 30+1 कार्ड कर दिया यानी 31, तो ये भी बात सही है। ये परीक्षण 4 चरणों में होता है, ऐसे गलत है। इसका बी के पासी ने भारतीय में संस्करण किया है, ये भी गलत है। और ये प्रयोगात्मक नहीं होता है, ठीक है, ये केवल व्यक्तित्व का मापन करता है। तो ऑप्शन नंबर एक ही सही है, बाकी सभी गलत है। ऑलपोर्ट के व्यक्तिशील गुणों के सिद्धांत से संबंधित व्यक्ति का प्रबल वह गुण जो छिपाया नहीं जा सकता, जैसे महात्मा गांधी में सत्य और अहिंसा का गुण। इस गुण को यानी इस गुणक को किस व्यक्तित्व प्रवृत्ति में रखा जाएगा। देखिएगा जब ऑलपोर्ट को पढ़ते हैं ना, तो ऑलपोर्ट को पढ़ते हैं तो उन्होंने ये जो शील गुणों को है ना 3 भागों में बांटा है। जिसमें देखिएगा इसमें दे रखे हैं जैसे सेंट्रल राइट, कार्डियल, सेकेंडरी, जनरल। तो इनमें 3 प्रकार में फिर और भी प्रकार अंदर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने डिटेल से बताया था ये, तो देखिएगा जो जैसे महात्मा गांधी में अहिंसा का गुण, इटलन में तानाशाही का गुण, तो ये प्रधान प्रवृत्ति वाले गुण होते हैं, ठीक है, जिन्हें कार्डियल बोल सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है, हम ये कहेंगे सभी ऑप्शनों को देखते हुए कोई भी दो व्यक्ति कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संविकात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्न में से वह वाला जिनका निष्पादन मानक के ऊपर तथा नीचे इस प्रकार की विचलितता होती है, यानी विचलित होता है कि उनकी अध्यापन हेतु विशेष कहते हैं शिक्षा की आवश्यकता पड़े, तो ये कहलाते हैं आपके कहीं ना कहीं विशिष्ट बालक। नेक्स्ट देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर है 90, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली बालकों के कुसमायोजन के क्या कारण हो सकते हैं। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे ये सभी कारण हो जाएंगे, यानी हम ये कहेंगे ये सभी कारण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ से आगे, वो संबंधित होंगे आपके सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, यानी एसएसटी से संबंधित जो भी सिलेबस में टॉपिक दे रखे उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। देखिए चलिएगा 91 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में असत कथन बताइएगा। आप अगर इन चार ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा कि जैसे राज्य की दशकीय वृद्धि दर है वो 32.5% रही थी, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। जैसे कि राज्य की जनसंख्या देश की कुल आबादी का 5.7% थी, ये बात सही है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है वो झुंझुनू जिले की है, और राज्य की शहरी आबादी है वो लगभग 25% हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल जनजाति है, तो इसमें जो संबंधित हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी शहरी जनजाति। 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य की पुरुष व महिला साक्षरता दर में अंतर कितना है, तो ये समथिंग हो जाएगा आपका 27.07%। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो इसमें से तो कोई नहीं है। हालांकि जो ऐसी हो सकती है कि जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो पाली का 1000 करीबन 3 या 4 था, तो ये राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म पहचानी गई। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ उनकी जनसंख्या घनत्व दे रखे, तो देखिएगा हमें क्या बताना था, असुमिलित, यानी जो गलत है। अगर आप ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो चूरू है ना उसका जो जनसंख्या घनत्व 161 किलोमीटर है, 161 जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में है, ये कहना गलत होगा। बाकी सही है, बाड़मेर में 92 है, अलवर में 438 है, दौसा में 476 है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, जनगणना
11 के आधार पर जैसलमेर जिले में राज्य की कुल जनसंख्या का कितना अंश रहता है? तो इसमें रहता है, ओवरऑल देखें सभी ऑप्शनों को, करीबन 1% ही रहता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु रीको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं, तो वो कहाँ कहाँ पर किए गए हैं? ये क्वेश्चन ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये देखिएगा, ये सभी जगह किए गए, गंगानगर, कोटा, जोधपुर, अलवर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान में सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र है, तो वो कौन सा है? वो संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं जौहरी बाजार जयपुर में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो कृष्णा मिल्स जो है आपका, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी आपकी कह सकते हैं 1889। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 100 नंबर है, इनमें से असुमेलित युग्म को पहचानिए। एक तरफ तो सीमेंट के कारखाने दे रखे, उनकी स्थिति दे रखी है, वो कहाँ पर स्थित है? जैसे बिटला सीमेंट, ये नहीं गलत बताना है ना, तो इसमें से हो जाएगा आपका, जैसे बिटला सीमेंट वक्स है, ये चित्तौड़गढ़ में, ये बात सही है। जे के वाइट सीमेंट है, ये नागौर में, ये बात सही है। श्रीमेंट यानी श्री सीमेंट है, ये आपके ब्यावर में। लेकिन मंगलम सीमेंट है, ये आपके पीड़वाड़ा में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 ही सही हो जाएगा। राजस्थान की निजी क्षेत्र में प्रथम शुगर कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये संबंधित हो जाएगी आपके भोपाल सागर में। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा सेज फिल इन द ब्लैंक्स स्थापित किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सीतापुर जयपुर में किया गया है। जो इंडस्ट्री एरिया है ये सीतापुर, जो साकरनीर शायद थाना है ना, वहाँ पे एयरपोर्ट है, तो वहीं के पास उससे ही स्टार्ट होता है ये सीतापुर पूरा एरिया। नेक्स्ट है, राजस्थान राजपथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी अक्टूबर 1964 में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 31 मार्च 2023 तक राजस्थान में जो सड़क घनत्व कितना है? ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे 88.8 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर पर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? ये संबंधित हो जाएगा आपका जयपुर में। जो क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 106 नंबर है कि निम्नलिखित में से कोटा स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें, जैसे नाल हवाई अड्डा है, तो ये तो आपके शायद बीकानेर में, ठीक है। और जो सागानेर हवाई अड्डा, ये जयपुर में ही है, ये ठीक है, सागानेर हवाई अड्डा। और महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, ये उदयपुर में। और आपका जयनारायण व्यास हवाई अड्डा है, ये आपके जोधपुर में। तो हम ओवरऑल ये कहेंगे इसमें कोई भी संबंधित नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो जयपुर में मेट्रो फेज सेकंड के अंतर्गत प्रस्तावित है, तो ये आपकी सीतापुरा से लेकर अम्बावाड़ी तक चलेगी। यानी जो मेट्रो और जयपुर की मेट्रो, वो सेकंड फेज की बात हो रही है, फर्स्ट तो चली रही है, तो सेकंड फेज यहाँ तक चलेगी। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वो नेशनल हाईवे 11 हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका जयपुर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी राज्य के कौन से जिलों में सैर करवाती है, यानी कौन कौन से जिलों से गुजर के जाती है निश्चित तौर से? तो ये हो जाएगी, ये सभी हो जाएंगे, जैसलमेर, जोधपुर हो जाए, चित्तौड़गढ़, उदयपुर हो, जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, ये सभी जगह जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित युग्म को पहचानिए। एक तरफ तो महोत्सव दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके आयोजन स्थल दे रखे हैं। तो देखिएगा, जैसे मरु महोत्सव है, ये जोधपुर का है, ये बात सही है। एक सेकंड रुकिए, कौन सा युग्म सुमेलित है? ये गलत है, मरु तो ये जोधपुर में थोड़ी होगा। बाकी है पतंग महोत्सव है, ये जयपुर में सही है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं होता है। कुंभलगढ़ महोत्सव ये उदयपुर में नहीं होता है। अगर देखें, जो मरु महोत्सव है ये तो आपका हो जाएगा जैसलमेर में, ठीक है। और जो आपका ऊंट महोत्सव है ये हो जाएगा आपके बीकानेर में। और आपका कुंभलगढ़ है ये उदयपुर में नहीं होता है, फिर ये राजसमंद में ही होगा, तो राजसमंद में ही हो जाएगा, ठीक है, राजसमंद में। तो इस प्रकार इसका जो सही था वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान में धार्मिक पर्यटन स्थल कपिल सरोवर कहाँ पर स्थित है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका बीकानेर से, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक तरफ वन्यजीव संरक्षण दे रखे हैं, दूसरी तरफ संबंधित जिले दे रखे हैं, जैसे सवाई मानसिंह है,
तो आप एक कूट के आधार पर जाइए, जो जानकारी है उन्हें मिला लीजिएगा, बाकी तो आप खुद से ही कर लेंगे, क्योंकि कूट से आसानी होती है पहचानने में। ठीक है, तो देखिएगा हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, जो सवाई मानसिंह है ये संबंधित हो जाएगा सवाई माधोपुर से। ठीक है, और इनके अलावा जो आपका रामसागर ये संबंधित हो जाएगा धौलपुर से। और आपका सज्जनगढ़ हो जाएगा सज्जनगढ़, पहले रामगढ़ पिसदारी, ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी बूंदी से। सज्जनगढ़ हो जाएगा उदयपुर से। तो देख लीजिएगा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का दूसरा, और चौथे का एक, यानी 43-21 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो जैसे अगर इनमें से गलती चूज करना है तो हम ये कहेंगे कि जो अशोक विहार मृगवन है उदयपुर में स्थित है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। जैसे कि राष्ट्रीय मृग उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। घना पक्षी बिहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है धारा जो 37 है के अनुसार राज्य में विभिन्न आश्रित निषिद्ध क्षेत्र घोषित किए गए, तो गलत हो जाएगा 3 नंबर। राजस्थान में कुरंजा पक्षियों के प्रवास हेतु प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके कीचड़ फलौदी में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु या सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब पारित किया गया था, तो ये संबंधित हो जाएगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन पर कथनों पर विचार कीजिएगा, उपरोक्त कथन में से जो सत्य है उन्हें ही पहचानिएगा। देखिएगा, हम ये कहेंगे राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में जैसे धोकड़ा हो गया, गूलर हो गई, आम हो गई, बरगद हो गई, ये वृक्ष देखे जाते हैं। राजस्थान में उप उष्ण पर्वतीय वन केवल जो आबू पर्वत है ना सिरोही का, तो उसमें विस्तृत है, तो ये बात सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे फिर तो। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक रक्षित वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, उपयुक्त समुचित जानिएगा, यानी सर्वाधिक जहाँ पर रक्षित वन पाए जाते हैं यह क्षेत्रफल है, तो ये संबंधित हो जाएगा 12 और करौली में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सरकार वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में अभिलेखित वन कितने हैं, यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बताना है कितना है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका 32,921 वर्ग किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सही है ना, सही है। नेक्स्ट देखिएगा, जो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो वो संबंधित हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन पहचानिएगा। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे राज्य के चूरू तथा जोधपुर जिले में 100 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, ये वाला स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। जैसे राज्य के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में शीशम की वृक्ष की पर्याप्तता है या पर्याप्त पाए जाते हैं। तेंदू पत्ते का उपयोग पीढ़ी बनाने में किया जाता है। बाकी राज्य में सागवान की वन है वो दक्षिणी भाग में विस्तृत है, तो 2 नंबर गलत था, बाकी सभी सही थे। इस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत में आता है, यह संविधान संशोधन बोलेंगे, अनुच्छेद क्या बोलेंगे, ये आएगा 7वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए संविधान के अनुच्छेद 157 में उल्लेखित अर्हताएं कौन कौन सी है, तो आप देखेंगे तो हम ये कहेंगे, एक तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, तो ये छोड़िएगा, हम तो 1 और 2 पे जाएंगे। सही है ना, तो ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से राज्य की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में विचार कीजिएगा और इनमें से सत्य कूट बताने आपको। हम ये कहेंगे ये दोनों ही बात सही है, प्रत्येक बजट तैयार करवाना, विधानसभा में प्रस्तुत करवाना और राज्य की संचय निधि से होने वाले व्यय को भी अधिकृत करना, तो ये दोनों ही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है, तो वो अनुच्छेद नंबर हो जाएगा आपका 159। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में असुमेलित, यानी जो गलत है हमें वो चूज करना है। और एक तरफ तो राज्यपाल के द्वारा विभिन्न नियुक्तियां हैं, दूसरी तरफ उनके अनुच्छेद दे रखे हैं, जैसे मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री की हमें क्या होता था अनुसुमेलित, यानी जो गलत है। देखो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 164 फर्स्ट, तो ये बात सही है। महाधिवक्ता है ये संबंधित नहीं होगा 104 से। बाकी राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो 243 से संबंधित हो जाएगा और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है 243 से संबंधित हो जाएगा। जो गलत है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राज्य द्वारा विधानमंडल में सदस्यों के मनोनयन का विधान में वर्णित आधार क्या है, तो हम ये कहेंगे ये साहित्य से संबंधित हो, कला और विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा, तो इनसे संबंधित होगा। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों की परिभाषित
की गई है। ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो अनुच्छेद नंबर 163 में है ये। 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित जो मंत्री होंगे उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये संबंधित हो जाएगी 30। नेक्स्ट देखिएगा, मंत्री परिषद में सम्मिलित होते हैं कौन कौन होते हैं, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके ये सभी हो जाएंगे, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, तो सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की कर्तव्यों का उल्लेख है, तो ये मिलता है आपका 167 में। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये तो सिंपल ही है, ये तो राष्ट्रपति के थ्रू ही किया जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके संसद द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर की स्थित खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 31 जनवरी 1977 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और इनमें से सत्य कूट है वो ही पहचानिएगा। देखिएगा, ये कह रहा है कि विधानसभा में विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन कहा जाता है, ये बात सही है। राज्य विधान परिषद एक है समापनीय सदन माना जाएगा, तो ये भी बात सही है। संविधान में जो भी विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या वो 60 को निर्धारित करती है, ये वाला गलत है। बाकी इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बनी रह सकते हैं, तो वो अधिकतम बनी रह सकते हैं 62 वर्ष। राजस्थान के गठन से पूर्व राजस्थान की किन रियासतों ने पंचायती राज कानून बनाए थे, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके सभी हो जाएंगे, इन सभी ने बनाए थे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों का कानून क्रम क्या होगा, यानी कौन सी समिति पहले पर बाद में फिर इस क्रम बताना है, तो इसमें से हो जाएगा। देखिएगा, ये सही क्रम है, पहले अशोक मेहता समिति आई, फिर JB के राव समिति आई, फिर आपकी LM सिंघवी समिति, फिर उसके बाद PK थुंगन समिति, तो इस प्रकार एक ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं उनकी विषय वस्तु, तो आप मिलान कीजिएगा, इसमें कूट भी दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से देख लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 243 किससे संबंधित हो जाएगी, ये संबंधित हो जाएगी आपकी सीटों के आरक्षण से। 243E का संबंध हो जाएगा कहीं ना कहीं पंचायतों के कार्यकाल से, और 243F का मतलब हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की योग्यता, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये संबंधित हो जाएगा पश्चिमी जयपुर में। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, तो ओवरऑल हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाताओं उन्हें कहेंगे ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम पंचायतों के सदस्य एवं उपाध्यक्ष पद से हटाने हेतु लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, और इनमें से जो सत्य कूट है वही बताने हैं। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये पहला ऑप्शन सही है और दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई कौन सी होती है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, जिला परिषद। नेक्स्ट देखिएगा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, ये संबंधित हो जाएगा जिला कलेक्टर। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने संभागीय आयुक्त को प्रशासन कार्यों में विलंब का कारण बताते हुए संभागीय आयुक्त का पद समाप्त कर दिया था, तो ये संबंधित हो जाएंगे मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट देखिएगा, दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर के दायित्व कौन कौन से हैं, तो ये सभी हो जाएंगे, कानून की व्यवस्था बनाए रखना, जिला कारागृह का निरीक्षण करना, और जो भी विदेशियों के पारपत्र की जांच करना, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विधिक सेवा प्राधिकरण का होगा, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी लोकसभा के चुनाव के लिए उपचुनाव अधिकारी तथा विधानसभा चुनाव के लिए अधिकारी होता है, ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं आपके उपखंड अधिकारी, जिसे हम कहते हैं ना सब डिवीजन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पटवारी का नहीं है, तो देखिएगा, अगर आप सभी को देखेंगे तो हम ये कहेंगे जो सदर कानून यानी जो कानूनों के अभिलेखों की जांच करना होता है, तो ये वाला इसका काम नहीं होगा, बाकी ये सभी हो जाएंगे, जैसे किसानों की भूमि को वसूलना, फसल तैयार होने पर उसका विवरण तैयार करना, गांव की भू संपत्ति के संबंधित विभिन्न अभिलेखों को रखने का दायित्व है, तो ये संबंधित है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जो काश्तकारी कानून जो 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व संबंधी मुकदमे सुनने का कार्य कौन करता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका तहसीलदार, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने जो भी 150 क्वेश्चन थे वो करने की कोशिश की है। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।